चलो जी। तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बोला, हम लोग लगभग 10 मिनट में इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है आपका कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगता है? जब आप किसी तरह के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में इंगेज होते हैं, यानी कि या तो आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लगता है आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी। नॉर्मली हमने बात करी थी कि यार एक्सपोर्ट के केस में कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है। जो कस्टम ड्यूटी लगता है वो किस पे लगता है? इंपोर्ट पे ही लगता है। ठीक है। ये जो पूरा यूनिट है इसमें दो ही प्रैक्टिकल चैप्टर हैं। इसमें आपको दो चीजें सीखनी है। एक तो ये कि भाई असेसेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक्चुअल में असेसेबल वैल्यू क्या है? बेसिकली इट इज द वैल्यू ऑन विच कस्टम ड्यूटी विल बी चार्ज। यानी कि मैं जो असेसेबल वैल्यू, जो वैल्यू आएगी उस पर मैं फिर टैक्स लगाना आपको सिखाऊंगा यार कितना कितना टैक्स बनता है। अभी तक हम लोग जो चैप्टर में पहुंचे हैं, हम लोग ने सिर्फ असेसेबल वैल्यू निकालना सीखा है और उसके हमने 5-6 क्वेश्चन किए हुए हैं। देखिए, जब आपका, मैंने आपको बोला कि यार नॉर्मली जो आपका कस्टम लगेगा वो इंपोर्ट पे लगेगा, तो एक बार आप इंपोर्ट ट्रांजेक्शन को समझेंगे और फिर देखेंगे कुछ वर्ड जो उसमें वहां पे काम में आते हैं। होता क्या है, हमने एग्जांपल लिया था कि भाई आप इंडिया में हैं और आप एक इंपोर्टर हैं। आप गुड्स को क्या कर रहे हैं? आप गुड्स को कर रहे हैं इंपोर्ट। आपने क्या करा? आपने यूएसए के अंदर अपना सप्लायर है, वो सप्लायर को ऑर्डर दिया है कि भैया गुड्स चाहिए इतना इतना। हमने इंडियन फर्म का नाम रखा था केके लिमिटेड और वहां का नाम रखा था एलकेपी लिमिटेड। तो इंडिया की केके लिमिटेड ने यूएसए की एलकेपी लिमिटेड को ऑर्डर दिया है रिलेटेड विद द गुड्स। ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपने गोडाउन से गुड्स को डिस्पैच करेगा। ये गोडाउन से गुड्स को डिस्पैच करेगा। सबसे पहले गुड्स कहाँ पहुंचेगा बेटा? गुड्स पहुंचेगा यूएसए के पोर्ट पे, यहाँ पहुंचेगा। ध्यान रखिए होता क्या है, जब ये यहाँ से गुड्स भेजता है, यानी कि इसके गोडाउन में जब गुड्स रखा होता है, जिस प्राइस पे यहाँ तक का होता है वो तो होता है इनवॉइस प्राइस। लेकिन गोडाउन से लेके और पोर्ट तक आने में कुछ खर्चे लगेंगे। ठीक है। गुड्स आपका लोड भी होगा, यहाँ से यहाँ तक का इंश्योरेंस भी हो सकता है, अदर एक्सपेंस भी हो सकते हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को जोड़ जाड़ के जो वैल्यू बनती है उसको हम लोग बोलते हैं एफ ओ बी। दैट मीन्स फ्री ऑन बोर्ड। ये एफ ओ बी होता है। तो स्टार्ट करा हमने इनवॉइस से, जोड़े कुछ खर्चे, तो वो होता है आपका फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, यहां पहुंच गए आप। नाउ एफओबी के प्राइस, अब यूएस पोर्ट से गुड्स निकला है इंडियन पोर्ट के लिए। जब यूएसए पोर्ट से गुड्स इंडियन पोर्ट की तरफ आ रहा है तो दो मेजर एक्सपेंस आपको करने पड़ते हैं। जो दो मेजर एक्सपेंस आपको करने पड़ते हैं उसमें एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और एक होता है आपका इंश्योरेंस। हेलो, हाँ जी। तो दो मेन एक्सपेंस आप करेंगे, कौन कौन से करेंगे? एक तो करेंगे आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस जिसको हम लोग बोलते हैं फ्राइट और फ्रेट। ठीक है। और एक होता है आपका इंश्योरेंस। तो एफओबी में जब आप दोनों वैल्यू जोड़ देते हैं, फ्रेट और इंश्योरेंस का वैल्यू जोड़ देते हैं, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? आपने क्या करा? आपने एफओबी में दो चीजें जोड़ी हैं। क्या जोड़ा है? एक तो जोड़ा है आपने फ्रेट और एक आपने क्या जोड़ा है? इंश्योरेंस चार्जेस। जब आप तीनों को ऐड कर रहे हैं तो आपको मिलता है सी आई एफ। सी आई एफ का मतलब होता है कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट। और ये सी आई एफ ही आज की तारीख में क्या कहलाता है? एसेसेबल वैल्यू कहलाता है। ठीक है। आप यहां तक का जो क्वेश्चन कर रहे थे ये फॉरेन करेंसी में चल रहा था, सारा काम डॉलर्स में हो रहा था, लेकिन मेरे को एवी जो है वो रुपीज में चाहिए होता है। मेरा जो एवी इसमें आया है डॉलर में, उसे मैं एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्सचेंज रेट भी क्वेश्चन में दो तीन तरीके के होते हैं। एक हो सकता है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्सचेंज रेट दे दे, एक हो सकता है आपको ओपन मार्केट का रेट दे दे, और एक आपको रेट देगा रेट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का। तो मुझे वो एक्सचेंज रेट काम में लेना है जो मुझे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। वो वाला एक्सचेंज रेट में काम में लूंगा। इस डॉलर वाली एवी को मैं उस करेंसी से एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ आपने जो अभी तक का पढ़ा हुआ है उस पर, इस एसेबल वैल्यू पे ही कसम लगता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बात तो ये होगी, अब दूसरी बात पे चलते हैं। फ्रेट और इंश्योरेंस को लेके रूल्स हैं, क्लियर कट रूल है, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेट का रूल क्या है? फ्रेट का रूल ये कहता है कि आप ये चेक करो कि आपने गुड्स कौन से मोड में मंगाया है। अगर आपने बाय वेसल यानी कि बाय एयर बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन मंगाया है, पानी के जहाज से माल मंगाया है,
तो अगर क्वेश्चन में एक्चुअल फ्राइट दिया हुआ है तो आप एक्चुअल फ्राइट का अमाउंट लेंगे, एक्चुअल फ्राइट नहीं दिया हुआ है तो आप 20% ऑफ एफओबी लेंगे। समझ में आई बात? अगर बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन मंगाया है, लेकिन अगर आपने बाय एयर मंगाया है तो रूल ये कहता है कि एक्चुअल फ्राइट और 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लोअर उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, ये फ्राइट का रूल हो गया। दोबारा बताता हूं, बाय वाटर वे मंगाया है तो एक्चुअल है तो एक्चुअल लो, एक्चुअल नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी लो। बाय एयर एक्चुअल और 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज, ये तो फ्रेट का रूल हो गया। इंश्योरेंस का रूल सिंपल सा है, बोले अगर एक्चुअल इंश्योरेंस हो तो एक्चुअली लो आप, तो एक्चुअल नहीं है तो फिर आप लेंगे एफओबी का 1.125%। ठीक है, ये हमारा यहां तक का रूल हुआ, किसका? फ्रेट का हो गया, और एक आपका हो गया इंश्योरेंस का। ठीक है, ये मैंने एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो है आप लोगों के साथ मैंने इसको डिस्कस किया था। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो या तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको सीधा ही एफओबी मिल जाए, सीधा मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको इनवॉइस प्राइस मिले। ठीक है, या तो क्या मिलेगा? एफओबी, या फिर क्या मिलेगा? इनवॉइस प्राइस। अगर मुझे क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस मिला है तो मैं क्या करूंगा? मैं इनवॉइस प्राइस, देखो हमने अभी पढ़ा था डायग्राम में कि यार इनवॉइस प्राइस तो वो वैल्यू है जिस रेट पे गोडाउन में माल रखा हुआ था सप्लायर के, वहां से लेके वो पोर्ट तक आने का खर्चा जोड़ना पड़ेगा ना आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस प्राइस में आप क्या जोड़ेंगे? पैकिंग चार्जेस जोड़ेंगे, ब्रोकरेज एंड कमीशन जोड़ेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, कमीशन में एक परचेज कमीशन को ऐड नहीं किया जाता। परचेज कमीशन जिसको बाय कमीशन भी कहा जाता है, उसको कभी भी ऐड नहीं करना है। बाकी सारा कमीशन हमको जोड़ना है, ब्रोकरेज जोड़ना है, पैकिंग चार्जेस जोड़ना है। प्लस अगर आपका जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर ने कुछ गुड्स एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करा है, आप यूएसए से मान लो एक बड़ा कंप्यूटर मंगवा रहे हैं, आपने कहा भैया हार्ड डिस्क तो जो मैं दूंगा वो लगाना दूसरे सिस्टम का। उसने कहा ठीक है सर भेज दो आपकी हार्ड डिस्क। तो हमने इंडिया से एक हार्ड डिस्क भेजी है बहुत बढ़िया वाली, वो हमारे कंप्यूटर में लग के आ रही है, तो वो हमने हमारे सप्लायर को प्रोवाइड कराई है, भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई है, वो हार्ड डिस्क का वैल्यू यहाँ पे ऐड होगा। अगर आपने कोई सर्विसेज अपने एक्सपोर्टर को दी है, मान लो कोई पैकिंग वगैरह है, आपका जो एक्सपोर्टर नॉर्मल पैकिंग करता है, आपने कह रहे कैसा है पैकिंग के लिए मैं मेरे बंदे को भेजूंगा यहाँ से और वो सारा माल पैक करा के भेजाएगा, और ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट या चार्जेबल है, मुझे इससे मतलब ही नहीं। अगर ऐसा भी कुछ है तो वो यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर को किसी तरह का गुड्स या किसी तरह की सर्विसेज दे रहा है, भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, उसको भी एफओबी के ऊपर ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें ऐड करके आप किसमें पहुंच जाएंगे? एफओबी। दिमाग की हार्ड डिस्क में एक चीज फिट कर लेना फिक्स, कि एफओबी के बाद नॉर्मल केसेस में दो ही एक्सपेंस जुड़ते हैं। एफओबी का दो ही जुड़ेंगे, कौन कौन सा? एक तो फ्रेट और एक इंश्योरेंस, वैसे दो ही जुड़ेंगे। तो इसके ऊपर जोड़ने सारे के सारे एक्सपेंस जो भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर इनवॉइस प्राइस दिया है तो पहले एफओबी निकालेंगे और फिर एफओबी के बाद ये दोनों खर्चे देंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ये सारे एक्सपेंस भी होते हैं ऊपर वाले, पर साला इनवॉइस प्राइस नहीं होता, एफओबी देता है वो। क्वेश्चन को समझिएगा, ये सारे एक्सपेंस हैं इस एरिया के, पैकिंग ब्रोक सब हैं, एफओबी भी दे दिया, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप एफओबी में से दो एक्सपेंस जोड़ के आ गए, ऐसा नहीं होगा। उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको एफओबी की मदद से पहले क्या निकालना है? आपको निकालना है कस्टम एफओबी। कब निकालना है? ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन में एफओबी भी दिया हुआ है और वो सारे एक्सपेंस जो ऊपर हम ऐड करके आ रहे थे वो भी दिए हुए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? उस केस में क्या होगा मैं आपको बताऊं, सिंपल। जो एफओबी क्वेश्चन में दिया होगा ना, इस इनवॉइस प्राइस की जगह वो एफओबी काम करेगा। आप ये सारे एक्सपेंस को ऐड करेंगे, सारे एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा कस्टम एफओबी। फिर आपको जो नीचे लेना है ना 20% फ्रेट में और 1.125% इंश्योरेंस में, वो इस कस्टम एफओबी का लिया जाए। ठीक है, तो यहां तक के जो ट्विस्टेड पॉइंट क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। इट्स अराउंड इन 7 to 8 मिनट। कितनी देर होगी? शायद कम ही हुआ, 9, बिल्कुल 10 मिनट, पूरे 10 मिनट में ही पूरा रिवाइज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे आगे क्वेश्चंस और फिर देखते हैं जैसे क्वेश्चन करते जाते हैं उसमें जो डाउट आएगा उसको हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो भैया मैंने आपको मजाक मजाक में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। मेरे ख्याल से ये 8 तक लाल पाल हो रहा है, पूरा काटा कूटा हो रहा है।
इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया लास्ट क्लास में। चलिए जी बहुत बढ़िया बात है। तो अगर 8 आपका हो गया, 9 नहीं हुआ ना अभी अपना। चलिए अब हम 9 करेंगे। तो आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में मेरे पास है, शुरू करें। 9 में है, PQR Limited has imported certain equipment from Japan at an FOB cost is 6 lakh Japanese yen। ये आपने माल मंगाया जापान से। The other expense incurred by PQR industry in this connection are as follow। तो यहाँ पे तो खाली एक ही डेटा काम का है, 6 लाख येन का मेरे पास FOB है। ठीक है, चलिए here is the some other information। बेटा फ्रेट कहां से कहां तक का, जापान से इंडिया के पोर्ट तक का। लोडिंग अनलोडिंग अप टू द पोर्ट, यानी कि ये भी पोर्ट तक का ही है। इंश्योरेंस पेड टू इंश्योरर इन इंडिया, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपने इंश्योरेंस के पैसे चुकाए, कितने चुकाए। एग्जाम में ये नहीं पढ़ने में आएगा, इसलिए आंखें खुली रखना अच्छे से एग्जाम में। ये 30,000 रुपीज है, ठीक है। डिजाइनिंग चार्जेस पेज टू कंसल्टेंसी फर्म, 90,000 ये इनका हमने दिया है। PQR हैड एक्सपेंडेड रुपीज 2,40,000 इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी विद इन रेस्पेक्ट ऑफ द इम्पोर्टेड इक्विपमेंट। ये भी अच्छा पॉइंट है। तो इसका एक नोट तो मैं इसका लिखाऊंगा, एक नोट लिखाऊंगा आपको इंश्योरेंस का, दो नोट मेरे को लिखाने। PQR हैड इनकर्ड रोड ट्रांसपोर्ट, देखो रोड ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक का, फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू देयर फैक्ट्री इन आंध्र प्रदेश। गुड्स आया है जापान से। वैसे अगर आप मैप के हिसाब से देखो तो जापान उस तरफ पड़ेगा, पहले आंध्रा पड़ना चाहिए, पर इन्होंने पहले गुड्स कहाँ भेजा है। पर वो हालांकि हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमें वैसे ही करना है जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया है। हम ये मान लें कि मुंबई पोर्ट बहुत बड़ा है, जापान का गुड्स वहीं आता है। वैसे अगर आप मैप से देखोगे ना तो आंध्र प्रदेश पर हो सकता है, वहां पोर्ट ही नहीं हो, पर पोर्ट तो है, विशाखापट्टनम बहुत बड़ा पोर्ट है। एनीवेज हम उस पर नहीं जाएंगे लेटे किसी में। जापान से गुड्स आया मुंबई, भैया मुंबई से और आपका आंध्र प्रदेश में आपकी फैक्ट्री वहां तक का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उन्होंने पे करा। इसका कुछ करना है क्या अपने को, क्यों नहीं करना है। हाँ क्योंकि एक बार जब गुड्स इंडियन पोर्ट से बाहर आ जाता है, उसके बाद का कोई भी एक्सपेंस हमारे काम का नहीं है। अगर आप एग्जाम में इस तरह के नोट लिख के आएंगे ना, हाँ तो कॉपी चेकर बोलेगा कि मोगेम्बो खुश हुआ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब आपकी कॉपी में इस तरह के नोट मिलते हैं ना, तो उससे ये पता लगता है कि बच्चे का कितना कमांड है चैप्टर के ऊपर। ऐसा नहीं कि बच्चे ने कहीं से मार के लिखा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। तो वो आपकी कॉपी अपने आप बोलती है कि सर नंबर दो, तो नंबर देने पड़ते हैं उसके अंदर। चेक करने वाले को, जो भी चेक करता है वो नंबर देगा उसके अंदर। अगर आपने ऐसे नोट लिखे हैं तो अगर याद आ जाए तो एग्जाम में जरूर लिखिएगा इस तरह की चीजें। चलिए तो ये 75,000 मेरे काम का नहीं है। आगे, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये आ गया हमारा, हैज नोटिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 14 कस्टम एक्ट 1962 एक्सचेंज रेट। ये बता रहा है कितना, एक इन कितने का है, 98 के बराबर है लगभग लगभग, 0.5215। जबकि आपको इंटर बैंक का एक्सचेंज रेट दे रखा है, ये इंटर बैंक का रेट हमारे काम का नहीं है। हाँ भैया क्या चाहिए आपको, मार्कर तो नहीं है, ये ले जा, ठीक है। ये भी खाली हो रही शायद, उधर पड़ी है 8-10 बोतलें, नहीं फ्रेश पैक पड़ी उससे लेना, ये खाली शायद 10 मिनट डाल देना इसको। हाँ ये इंटर बैंक रेट ये मेरे काम का नहीं है। आगे है, PQR इंडस्ट्री हैज इफेक्टेड पेमेंट टू द बैंक बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रेट, एक ये नहीं है, ये मेरे काम का नहीं, सब फालतू एक्सचेंज रेट दे रखे हैं। कमीशन पेबल टू द एजेंट इन इंडिया कितना है, 5% ऑफ द FOB कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इन द इंडियन रुपीज, ठीक है। कमीशन है, बाइंग कमीशन तो लिखा हुआ नहीं है, नहीं है तो जोड़ना तो पड़ेगा। कितने मिनट दूं मैं आपको, क्या आप ये क्वेश्चन के सर इतने मिनट दे दो, हम एक बार ट्राई करके देखें, बोलो 5 मिनट या 10 मिनट। ऐसे 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, तो दे देता हूं, पर 5 से 10 मिनट के बीच में देखते हैं कौन से बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा। चलो जी, तो हमारे होनहार बच्चों ने क्वेश्चन को ट्राई किया, मेरे को अच्छा लगा। आंसर आया नहीं आया वो ऑल टुगेदर एक अलग मैटर हो जाता है। पर ये मैं आपको एक चीज बताऊं क्लियरली, वो यही है कि ना, आप जब क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके क्वेश्चन के आंसर आने लगेंगे।
और नहीं करोगे तो बेटा आंसर तो तभी आएंगे जिस दिन आप पढ़ना चालू करोगे, पहले तो नहीं आ रहे आपका आंसर। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हेडिंग, क्या हेडिंग लिखते हैं बोलो? कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। हाँ जी, तो ये आपका कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। तो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है एफओबी, और ये एफओबी किस में दिया हुआ है? येन में दिया हुआ है आपको। कितना येन है? 6 लाख है। चलिए, तो आपका जो एफओबी है वो है 6 लाख येन का। फाइन, आगे बढ़ते हैं। फ्रेट, फ्रेट मैंने कहा था एफओबी के बाद आता है। अब आप देखो यहां पर कहने को तो एफओबी है, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा? कस्टम एफओबी निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये फ्रेट को मैं बाद में जोड़ूंगा, ये फ्रेट को मैंने अभी छोड़ा है बाद में जोड़ने के लिए। लोडिंग अनलोडिंग जोड़ ले 6000 येन का। लोडिंग अनलोडिंग ये आपका कितना है? ये है आपका 6000 येन। फिर उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग हो गया। आपने इंश्योरेंस पे करा है, इंश्योरेंस को भी एफओबी के बाद ही जोड़ते हैं। इंश्योरेंस रुपीज में है, कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको कर लेंगे रुपीज में ही। डिजाइन चार्जेस ये ऐड होंगे 90,000 के, 90,000 येन है ये भी डिजाइन एक्सपेंस। तो डिजाइन एक्सपेंस जो है वो है हमारे 90,000 येन। देन अब ये 240, ये 240 आपने खर्चा किया है कहां पे? इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड इक्विपमेंट। यानी कि आपने क्या करा? इक्विपमेंट मंगा लिया, इंस्टॉल वगैरह कर लिया, उसके डेवलपमेंट के लिए आप इंडिया में खर्चा कर रहे हो। तो ये 2,40,000 मेरे काम का नहीं है। ये नहीं लेना, 75 भी नहीं लेना। नीचे एक एक्सपेंस है, कमीशन है, कितना? 5% ऑफ एफओबी। तो बेटा कमीशन लेंगे हम, 5% ऑफ एफओबी लेंगे। तो 5% ऑफ एफओबी निकालेंगे, तो एफओबी तो 6 लाख ही है भी यहाँ। तो इसका 5% कितना हो गया बेटा? ठीक है, चलिए इन सबको ऐड कर लें। तो बेटा जब आप इन सबको ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कस्टम एफओबी। लगाओ टोटल कितना आ रहा है यहां तक का? टोटल कितना? 7,20,000। ये मेरा कस्टम एफओबी आ गया है। अभी देखो मेरे को फ्राइड क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्राइड कितना दिया हुआ है? अच्छा, ये क्वेश्चन वो तो नहीं है ना बाय एयर वाला? बाय एयर वाला है भी नहीं। अब इसके बाद की समस्या ये है यार कि जो इंश्योरेंस है वो आपको रुपीज में दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं ना, रुपीज में दे रखा है ना, कोई इशू नहीं, रुपीज में दे रखा है। तो या तो उसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें? येन में। या फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आप पहले यहां तक का टोटल लगाओ, कितना आ रहा है बताओ? 786 आ रहा है ना। तो यहां तक पहले इस पूरी वैल्यू को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लें। तो एक्सचेंज रेट बताएंगे मेरे को कितना है? 0.52 मल्टीप्लाई करके बताएं बेटा कितना आ रहा है? 4 लाख। क्या कर रही है लकड़ी? 409899। 409899। अब क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस का खर्चा रुपए में है तो मैं रुपए में जोड़ देता हूं, ये लो। तो ये इंश्योरेंस का खर्चा रुपीज में कितना है? 30,000 है ना। ये 30,000 का आपका इंश्योरेंस का खर्चा जोड़ के बताओ बेटा जी कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? 4,39,899। तो दैट्स अवर असेसेबल वैल्यू। ठीक है, चलो जी, कॉपी करना है या फोटो खींचना है, क्या करना है इसका बोलो? सब वैसे तो मेरे ख्याल से सबने टूटा फूटा तो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं तो आइटम तो लिख ही लिए होंगे ही। अब तो आपको क्या खाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 2 नोट लिखाने हैं मेरे को, लिखाऊं? लगाओ 500 500 के 2 नोट। लिखो पहला नोट तो, लिखो जी लिखो। लिखाऊं? लिखो। एक्सपेंस फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी
expense for development activity has been incurred in India after the completion of import so it will not to be added in assessable value. It will not to be added to assessable value. AV लिख लें आप, ठीक है। और हालांकि इसका नोट मैं पहले भी लिखा चाहूंगा, आप लिखना चाहो तो लिख लो, वो ये वाला कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आफ्टर इंपोर्ट नॉट रेलिवेंट फॉर एवी, तो लिख लो, आप चाहो तो लिखो बेटा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू आंध्र प्रदेश will not to be included because these has been done after the completion of import, ठीक है। चलिए जी, तो आज की क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया, एक बड़ा क्वेश्चन करवाया है, एक और लिखाऊं इस वाले पॉइंट का, क्या बेटा, इंश्योरेंस का लिख लो, वैसे जरूरत नहीं पर तू कह रहा तो लिखा था, लिखो इंश्योरेंस चार्जेस has been given in rupees, so it will be included at the end in the term of rupee, at the end in the term of rupees, ठीक है। कर सकते, मैं आपको बता दूं ना, आपकी यूजी की कॉपी कैसे चेक होती है ना, जो मेरे मिलने वाले चेक करते हैं मुझे बता दे कैसे चेक होती है, मैं आपको बताता हूँ। आइटम चेक कर लिया आपने, अमाउंट चेक कर लिए भाई, सारे आइटम लिखे हुए, ऑल गुड, दैट इज द फाइनल आंसर, फुल नंबर, खत्म कहानी, ठीक है। अरे जा कर रहे हो, प्रसाद तो लेके जाओ, बिना प्रसाद के चल जाओगे मंदिर में से, तो एक प्रसाद आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको ट्राई करके देखना, सिंपल क्वेश्चन है, हिंट बताऊं क्या, बता दूं, चलो, एक तो इस कमीशन का ध्यान रखना, चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है, अब ऐसे बोलना नहीं होता है, मैं बोल नहीं देता क्या, अभी कैलकुलेटर में 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ये, पता है। और एक आपको एक्चुअल इंश्योरेंस चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो आप देख लेना कितना आपको लगाना चाहिए, इंश्योरेंस दिया हुआ नहीं है, लगा देना जितना लगाना है, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा आप ये कल के आएंगे, और मेरे ख्याल से इसमें कितने क्वेश्चन है, 12 ही क्वेश्चन है, हाँ 12 ही है, गुड। तो कल हमारा ये वाला यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला यूनिट का मतलब ये चैप्टर,